प्यारे छात्रों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है स्थानीय शासन की मुख्य विशेषताएं। कल हमने स्थानीय शासन के अर्थ और परिभाषाओं को देखा था। आशा है कि आपने उसे देख लिया होगा और आपके समझ में वह आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। स्थानीय शासन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो स्थानीय शासन के अर्थ से स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। जब हमने स्थानीय शासन के अर्थ और परिभाषाओं को देखा था तो उसमें कई सारी विशेषताएं उससे निकल कर आती है। और स्थानीय शासन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको हमने 10-12 बिंदुओं में रखा है। देखते हैं एक एक करके। पहला है निश्चित स्थानीय क्षेत्र, यानी कि जब कोई स्थान पर शासन किया जाएगा, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये स्थानीय शासन है। तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर जब शासन किया जाता है तो वह किसी क्षेत्र के ऊपर किया जाता है। एक निश्चित क्षेत्र उसका होगा जिसके भीतर हम उस शासन को करेंगे। तो चाहे नगरीय इकाई में हो चाहे ग्रामीण इकाई में हो, एक निश्चित क्षेत्र के भीतर ही स्थानीय शासन किया जाता है। जैसे अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम सभा के स्तर पर, क्षेत्र पंचायत है तो जो क्षेत्र पंचायत स्तर है उसके स्तर पर, और जिला पंचायत है तो वो जिला स्तर पर क्या करती है, कार्य करती है। उसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में भी नगर निगम, नगर पंचायत और महानगर पालिकाएं इस प्रकार से, और बड़े नगरों में नगर निगम होते हैं, तो इस प्रकार से कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य है एक निश्चित क्षेत्र के भीतर ही क्या है, यह शासन करती है। दूसरा आता है स्थानीय सत्ता, यानी कि लोकल अथॉरिटी। स्थानीय शासन की संस्थाओं का प्रशासन कुशलतापूर्वक चलाने के लिए वहाँ के नागरिकों के प्रतिनिधियों को सत्ता व शक्ति सौंपना क्या है, आवश्यक है। सीधी सी बात है कि जब हम किसी स्थान पर शासन की बात कर रहे हैं तो वहाँ के जो लोकल मनुष्य हैं, लोकल लोग हैं, उनको ही शासन की सत्ता सौंपना ज़्यादा जरूरी है, और इसी को स्थानीय सत्ता कहा जाता है। यानी कि सत्ता जिस स्थान पर शासन किया जा रहा है वहाँ के लोगों को दी जाए, तो यही स्थानीय शासन की दूसरी विशेषता है। इसमें केंद्र व राज्य का शासन न होकर बल्कि स्थानीय लोगों का शासन वहाँ पर होता है। स्थानीय लोगों की सत्ता उस क्षेत्र पर होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि केंद्र और राज्य का बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहता। केंद्र और राज्य का नियंत्रण रहता है, किंतु बहुत कम स्तर पर। तीसरी विशेषता है स्थानीय लोगों की सेवा, सर्विस टू लोकल पीपल। अर्थात स्थानीय शासन पर गठित सभी संस्थाएं लोगों की सेवा और सुविधा के लिए कार्यरत होती है। यानी कि लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि लोगों की अधिक से अधिक सेवा की जा सके, यही इनका उद्देश्य होता है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कल्याण करना होता है, जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा आदि सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ स्थानीय क्षेत्र के लोगों को जिससे मिलता है। और यदि किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अच्छी ना हो तो उसे क्या है, राज्य सरकार वित्तीय आधार पर भी क्या है, सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है। चौथा है स्थानीय आय के साधन, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन की चौथी विशेषता है वो है स्थानीय आय के साधन। भले ही इसे केंद्र राज्य से क्या है, वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो, किंतु इस सहायता से स्थानीय स्तर पर आय के कुछ साधनों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है स्थानीय स्वशासन के भीतर। जैसे आप देखते होंगे, अगर कोई मंदिर है, कोई पार्क है, या विभिन्न विवाह स्थल हैं नगर पालिकाओं में आप देखते होंगे, तो बाजार हैं, मेले हैं, इनके माध्यम से क्या है, स्थानीय सरकारें अपनी आय के साधन को बढ़ाने का कार्य करती है। यह भी इसकी एक
विशेषता है। अगली विशेषता है स्थानीय स्वायत्ता, यानी कि जो स्थानीय सरकार है वो क्या होती है, स्वायत्त होती है, यानी कि अपने कार्यों को करने में स्वतंत्र होती है। उस पर केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का नियंत्रण इस बहुत कम सीमा में होता है। इसी को स्थानीय स्वायत्ता या लोकल ऑटोनॉमी कहा जाता है। स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। यदि इन संस्थाओं पर अत्यधिक नियंत्रण व प्रतिबंध लगाए जाए तो ये कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती या नहीं कर पाएगी। इसी आधार पर क्या है, स्थानीय स्वायत्ता स्थानीय सरकारों को दी जाती है। अगला जो विशेषता है वो है अप्रभुसत्तामयी अस्तित्व। अप्रभुसत्तामयी अस्तित्व का अर्थ है नॉन सॉवरेन एग्जिस्टेंस। इसे देखते हैं क्या है। ये संस्थाएं प्रभु सत्ताधारी नहीं होती, यानी कि संपूर्ण सत्ता इनके पास नहीं होती। ये संस्थाएं प्रभु सत्ता, यानी कि प्रभु सत्ता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, तो सर्वोच्च शक्तिमान ये संस्थाएं नहीं होती। इन पर केंद्र व राज्य सरकारों के आदेश व शक्ति का नियंत्रण होता है, यानी कि आदेश कौन देता है, राज्य व केंद्र सरकारें देती है, और कुछ शक्ति भी इन संस्थाओं की राज्य व केंद्र सरकारों के पास होती है। ये केवल स्वायत्त होती है। स्वायत्त यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकती है। पूर्ण प्रभुसत्ता केवल राज्य के पास होती है, और पूर्ण प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि किसी भी मामले पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास हो। स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए इन संस्थाओं को स्वायत्ता दी जाती है। स्वायत्ता और संप्रभुता में यहाँ पर क्या है, अंतर आ गया है। स्वायत्ता मतलब कार्य करने में स्वतंत्र होना, जबकि संप्रभुता का अर्थ है संपूर्ण शक्ति अपने पास होना। तो इन्हें कुछ कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, स्वायत्त होते हैं उन कार्यों पर काम करने के लिए। किंतु अब अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से न करें तो सरकार इनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए ये पूर्ण संप्रभु नहीं होते हैं, और इसलिए इन्हें अप्रभुसत्तामयी अस्तित्व इसकी एक अन्य विशेषता है। अगली विशेषता है संवैधानिक दर्जा, यानी कि भारतीय संविधान की अगर बात करें तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन, इन दोनों ही 1993 और 94 में हुए हैं। इनके माध्यम से भारतीय स्थानीय स्वशासनों को 11वीं व 12वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है, और इस कारण इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन को हम आगे देखेंगे। अगला है सभी स्तरों पर गठित सरकारों का आधार, बेस ऑफ ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सभी स्तरों पर गठित सरकारों का आधार, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर गठित सरकारों का आधार व नींव स्थानीय शासन की इकाइयाँ होती हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें देख सकते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सरकार कब अस्तित्व में आएगी, जब राष्ट्रीय सरकारें अस्तित्व में होगी। राष्ट्रीय सरकारें कब अस्तित्व में आएगी, जब राज्यों की सरकारें अस्तित्व में होगी। राज्यों की सरकार कब अस्तित्व में आएगी, जब उससे नीचे जिला स्तर पर सरकारें गठित हों। तो इसलिए ही कहा गया है कि जो स्थानीय शासन की इकाइयां हैं उनके माध्यम से ही क्या है, बड़ी स्तरों की सरकारों का गठन होता है। केंद्रीय व राज्य सरकारों के कल्याणकारी व विकास संबंधी कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर ही लागू किए जाते हैं, यानी कि केंद्र की योजनाओं को जब लागू करने की बात आती है तो उन्हें स्थानीय स्तर की सरकारें ही क्या है, लागू करती है। सभी विषय, चाहे वह कानून व व्यवस्था का विषय हो या फिर समाज कल्याण या राष्ट्रीय विकास का, स्थानीय लोगों के लिए ही होते हैं। यानी कि कुछ भी अगर सरकारें कार्य कर रही है तो वो किसी न किसी स्थान विशेष की लोगों के लिए भी होती है, चाहे वो देश के स्तर पर बोलें, और कहीं ना कहीं उसका संबंध स्थानीय स्तर की सरकारों से भी होता है। अगली विशेषता है सरकार व जनता के बीच कड़ी, यानी कि सरकार व जनता के बीच कड़ी। वैसे तो प्रत्येक स्तर की सरकारें होती हैं, किंतु जो केंद्र स्तर की सरकार है, क्योंकि वो सरकार है, और जनता क्योंकि सबसे निचले लेवल पर है, तो बड़े स्तर की जो सरकारें हैं वहाँ तक जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी पहुँच नहीं पहुँच पाती है, जबकि लोकल गवर्नमेंट जो होती है उस पर व्यक्ति की अपने
आपने देखा होगा, अगर एक विधायक तक प्रत्येक व्यक्ति की जो पहुंच है वो नहीं होती है, किंतु एक ग्राम प्रधान तक उस ग्राम में रहने वाले प्रत्येक निवासी की पहुंच होती है। तो इस प्रकार ये जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करती है। प्रधान के माध्यम से व्यक्ति प्रधान के पास अपनी शिकायत रखेगा और उसके माध्यम से बड़े चैनलों पे होते हुए वह सरकार तक किसी व्यक्ति की समस्या को ले जा सकता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं सरकार व जनता के बीच कड़ी का काम क्या करती है, स्थानीय सरकारें करती है। उसके बाद अगली विशेषता है जनता का शासन, क्योंकि एक प्रत्यक्ष रूप से जनता का निर्वाचन होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, इसलिए इसे जनता का शासन कह सकते हैं। जनता देखती है कि जिस व्यक्ति को हमने चुना है वो किस प्रकार कहाँ कहाँ कैसे कार्य कर रहा है, जबकि बड़े स्तर पर जनता नहीं देख पाती है कि जिस व्यक्ति को उसने चुना है न तो उसने उसे पहले देखा होता है, सिर्फ चुनाव के दौरान वो उसको देखती है, और उस क्या काम चुनाव के पश्चात कर रहा है इसको भी जनता नहीं देख पाती है। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन हमें स्थानीय सरकारों में देखने को मिलता है और यह भी इसकी एक बड़ी विशेषता है। अगला है स्थानीय शासन का विभाजन। प्रत्येक देश की स्थायी शासन की इकाइयों का विभाजन दो प्रकार से होता है, ग्रामीण एवं शहरी संस्थाएं। यानी कि स्थानीय शासन का विभाजन यह भी दो प्रकार से, कैसे, ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर। तो यह भी इसकी एक विशेषता है। ग्रामीण स्तर पर अलग प्रकार से शासन होता है और शहरी स्तरों पर, शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ अलग प्रकार से शासन किया जाता है, जनसंख्या और उसके भू क्षेत्र को देखते हुए। तो इसलिए इसकी यह भी एक विशेषता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों में अलग अलग प्रकार से शासन किया जाता है। अगला है सरकार पर निर्भरता, क्योंकि यह वित्त के लिए और इसके अतिरिक्त अपने नियम कानूनों के लिए या अपने निर्वाचन के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों पर निर्भर होती है। इसलिए इसकी एक अन्य विशेषता सरकार पर निर्भरता या डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट कही जा सकती है। अगली विशेषता है निरंतर विकास की अवस्था, यानी कि जो स्थानीय सरकारें हैं, भले ही भारत की आज़ादी से पूर्व में भी भारत में स्थानीय सरकारें थी, किंतु उनका इतना विकसित स्वरूप नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ, समितियाँ बनाई जा रही है, और वर्ष 1993 में जब से इसने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है, तब से इसमें निरंतर विकास होता जा रहा है। यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है उसमें हमेशा वह पूर्ण रूप में तो नहीं, पर कहीं ना कहीं उसमें विकास अग्रसर है। और धीरे धीरे जो गांधी जी का सपना था कि हम प्रत्येक ग्राम को एक राज्य बराबर सशक्त बनाएंगे, तो एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि जिस दिन हमारा प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर पंचायत क्या है, एक राज्य के बराबर शक्तिशाली हो सकेंगे। तो उस दिन हमारी स्थानीय सरकार की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं सही रूप में ये कह सकते हैं कि अस्तित्व में आ जाएगी। उसके बाद अगली विशेषता है प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग। साफ साफ स्पष्ट है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मतलब होता है कि जो शक्तियाँ उसे दी जाती है, जो कार्य उसे दिए जाते हैं, उन्हीं का पर ये काम करती है। उसके अतिरिक्त कुछ कार्य में वो स्वतंत्र भी होती है, परंतु जो कार्य उसे दिए जाते हैं उन पर ही वो अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि स्थानीय शासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के विकास के फलस्वरूप स्थानीय शासन का महत्व बढ़ गया है। प्रजातंत्र की गति और सफलता स्थानीय शासन की कार्यकुशलता व श्रेष्ठता पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, कल हम अब स्थानीय शासन के महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों स्थानीय स्वशासन को बनाए रखा जाना चाहिए, क्यों इसे संवैधानिक दर्जा दिया है, और आज के डेट में स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व है, उस पर बात करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मनोबल अवश्य बढ़ाएं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।